अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों, इट कम्स इन स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट में आता है। बट हम आज इसको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि रिसेंटली हमने यूनियन पार्लियामेंट कंप्लीट किया है, यानी हमने जो यूनियन का हमारा लेजिस्लेचर है दैट इज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है। और आज मैं इसलिए इस स्टेट लेजिस्लेचर को हम इसलिए आज डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर जो है और पार्लियामेंट जो है, देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज़ बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो मैं चाहता हूँ, अदरवाइज़ ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये हमें स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ना था। ठीक, पहले हमें यूनियन गवर्नमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, या सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी उसमें आता है। लेकिन पार्लियामेंट के बाद में ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज़ बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। क्योंकि यूनियन में हम देखते हैं जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है वहाँ पे हमने पार्लियामेंट देखा, और स्टेट में हम क्या देखते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमने वहाँ पे प्रोसेसेस देखी, मेंबर्स क्या होते हैं, या डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या है, इलेक्शंस वहाँ पे कैसे होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, तो कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर में भी वैसी ही चीज़ें आपको मिलेंगी विथ ए माइनर डिफरेंसेस। तो मैं चाहता हूँ इसी पार्लियामेंट के साथ ये स्टेट लेजिस्लेचर भी आपका कंप्लीट हो, और फिर हम जब पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, फिर उसी के साथ हम गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे क्योंकि उनमें भी कुछ सिमिलरिटीज़ है। इसी तरीके से फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे फिर हम उसी के साथ हाई कोर्ट भी कवर करेंगे। तो मकसद हमारा सिर्फ यही है। मैं पहले लेक्चर से कहता आ रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, कि आपको कितना याद रहा और आप एग्ज़ाम में कितना आउटपुट दे पा रहे हो। और इसलिए हम उस हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से एक तो आपकी लेबर भी कम लग जाएगी, ऐसे आपकी स्मार्ट वर्क भी हो जाएगी। आपने पार्लियामेंट पढ़ा तो स्टेट लेजिस्लेचर इसी के साथ ख़त्म कर लो, हाई सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो हाई कोर्ट भी इसी के साथ ख़त्म कर लो, प्रेसिडेंट पढ़ा तो गवर्नर भी इसी के साथ आप ख़त्म कर लो। ठीक है ना? तो इसकी वजह ये है, उस वक्त आपके जब हम इस तरीके से चीज़ें पढ़ते हैं ना जहाँ पे सिमिलरिटी ज़्यादा है, तो ऐसे ना आपकी लेबर कम लग जाती है और आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाते हो। अब मैं आपको डायरेक्ट पार्लियामेंट पढ़ा था, उसके बाद प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, फिर से ये स्टेट लेजिस्लेचर लाता और फिर इसकी सिमिलरिटीज़ पार्लियामेंट के साथ मिलती, तो फिर हमें फिर से पार्लियामेंट डिस्कस करना था, तो उससे ना आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाते इस चीज़ से। तो इसलिए आज हम स्टेट लेजिस्लेचर ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा जब हमने पार्लियामेंट पढ़ा, तो मैंने कहा आपको, उस वक्त मैंने आपको वो एक इंट्रोडक्शन दिया था कि वी हैव ए डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का क्या में क्या काम होता है कि जहाँ जहाँ पे लोगों के विल के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई जाती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं लोगों के, वो लॉज बनाते हैं किन के लिए? लोगों के लिए। और उसके लिए हमारे पास पार्लियामेंट है। ये मैंने सारा जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने पार्लियामेंट के पहले वाले लेक्चर में आपको दिया था। क्लियर? तो फिर हमने क्या देखा? हमने देखा था कि वी हैव ए यूनियन लेजिस्लेचर, वी हैव ए यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक, कहाँ पे? यूनियन में। और यहाँ पे हमने क्या देखा? लॉज बनते हैं, हमारे पास एमपीज होते हैं, और हमारे पास यहाँ पे दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस होता है और ये होता है लोअर हाउस। ये रिप्रेजेंट करता है लोकसभा एंटायर पॉपुलेशन, सॉरी, ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है इंडिया के, और राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स और यूटीज़ को। इतना मैंने आपको कहा था। ठीक, और ये भी मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि ये एमपीज़ क्या होते हैं, ये कैसे चुन के आते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए, और लोकसभा में जो एमपीज़ होते हैं वो कितने होते हैं मैक्सिमम, आज कितने हैं। तो ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया था। तो ओवरऑल हमने देखा यूनियन लेजिस्लेचर में कि इट्स ए लॉ मेकिंग बॉडी, जहाँ जो हमारे यूनियन में है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, और इंडिया के पार्लियामेंट को कहते हैं भारतीय संसद, जिसको हम कहते हैं भारतीय संसद। क्लियर? लेकिन दोस्तों सॉरी, जब हमने आर्टिकल फर्स्ट पढ़ा था, क्योंकि दोस्तों ये जो पॉलिटी है ना ये सारी इंटरकनेक्टेड है, इसमें जब भी हम कोई चीज़ पढ़ेंगे ना तो ये सारी इंटरकनेक्टेड है। इसलिए
जब मैंने आर्टिकल फर्स्ट आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था वहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट हमें क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया का नाम है भारत, लीगली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ नोन एज भारत, क्लियर। और जो नेचर ऑफ पॉलिटी यहाँ पे है दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट इज़ सुप्रीम। बट वहाँ पे ये भी मेंशन था कि हमारे पास फेडरेशन क्यों है, फिर हमारे पास फेडरेशन इसलिए है, फेडरेशन मतलब हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर्स है। डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब, डिवीजन ऑफ पावर्स का क्या मतलब, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्लियर। और ये चीज़ें हमने क्यों रखी है इंडिया में, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे वास्ट डाइवर्सिटीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर्स दिए हैं कि आप भी लॉज बना, सॉरी हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स दिए हैं कि आप भी अपने एरियाज़ में लॉ बना सकते हो, ठीक, अपने सब्जेक्ट्स पे। जो स्टेट लिस्ट हमने देखा था जब हमने शेड्यूल्स पढ़ा था, सेंट्रल लिस्ट देखा था कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। और ये चीज़ें हमें क्यों है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हमारे पास क्यों है, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, वास्ट पॉपुलेशन है, वास्ट डाइवर्सिटीज़ है, वास्ट कल्चर्स है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्डन ना पड़े, पार्लियामेंट को ये बर्डन ना पड़े, इसलिए हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, ताकि वो अपने रेस्पेक्टिव स्टेटस में लॉ बनाए, पॉलिसीज़ बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, क्लियर। तो इसलिए हमने क्या देखा, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, क्लियर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी सेंटर में हमारे पास क्या आता है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, सॉरी अब सेंटर में हमने क्या देखा, लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक, जो लॉज बनाती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है या स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में या स्टेट्स में जो लॉज बनाती है वो कौन है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमने देखा स्टेट में हमारे पास है स्टेट लेजिस्लेचर और सेंटर में हमारे पास है पार्लियामेंट, क्लियर। यानी वी हैव ए डिवीजन ऑफ पावर्स इन इंडिया। एक तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, यस, यूनियन, यूनियन हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पार्लियामेंट है और स्टेट में हमारे पास है स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी लॉ मेकिंग बॉडी है और ये भी लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब इन स्टेट वी हैव अ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन पार्लियामेंट, इन यूनियन यानी इन सेंट्रल लेवल पे हमारे पास क्या है, दैट इज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट तो हमने पढ़ा, अब हम आज पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर। चलिए देखिए, ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 168 से 212 तक पार्ट 6 में जो डील करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन या जो भी है स्टेट लेजिस्लेचर का उसके साथ डील करता है, ठीक। तो मैंने ये भी कहा कि मैं आज स्टेट लेजिस्लेचर आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने इससे पहले पार्लियामेंट पढ़ा और इसलिए कुछ सिमिलर चीज़ें हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, किसके साथ, पार्लियामेंट के साथ, बट कुछ डिफरेंसेस भी है, ठीक, बट सिमिलरिटीज ज़्यादा है। देखिए अब दो चीज़ें हैं, हमने पार्लियामेंट में देखा था हमारे पास दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट्स मतलब हमने पार्लियामेंट में क्या देखा था, हमने पार्लियामेंट में देखा था वी हैव है लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी हमारे पास दो हाउसेज है, क्लियर, दो हाउसेज है यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारे पास। वी बाई मीनस दो, हमारे पास दो चेंबर्स है, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। लेकिन जब हम स्टेट्स में आते हैं, यहाँ पे भी हम कुछ स्टेट्स में देखते हैं बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जहाँ पे हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में हमारे पास बाई कैमरल पार्लियामेंट है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है। एंड in the context of the state government, in the context of the state legislature, we have also bicameral legislature, but सिर्फ 6 स्टेटों में, 6 स्टेट्स ऐसी हैं अभी तक जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक को हम कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज सेम एज द राज्यसभा इज इन पार्लियामेंट
and legislative assembly is same as the Lok Sabha in the parliament. But only 6 states है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. इंडिया में जो 6 स्टेट्स है, सिर्फ 6 स्टेट्स के पास है bicameral legislature, state legislature. In India, there are only 6 states which have 2 houses, यानी bicameral legislature. उनमें से एक तो है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है एंड कर्नाटका है. जम्मू एंड कश्मीर भी था. 7 स्टेट्स थी जहाँ पे 2019 से पहले 7 स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर था. ठीक, उनमें से जम्मू एंड कश्मीर भी एक थी. लेकिन जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का आया तो उसने एबोलिश किया जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्लियर. अब यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ. मैंने कहा कि इन पार्लियामेंट वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा. इसको हम कहते हैं बाईकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब 2 चैम्बर्स है. और स्टेट लेजिस्लेचर में भी बाईकैमरल हो सकता है. और इंडिया में जो 6 स्टेट्स हैं उनके पास 2 हाउसेस हैं, बाईकैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेम्बल्स टू राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेम्बल्स टू द लोकसभा. क्लियर. लेकिन 6 ही स्टेट्स हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे हमें 2 हाउसेस मिलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स में, यानी बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर हमें सिर्फ 6 स्टेट्स में मिलता है, जो आंध्रा है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है एंड कर्नाटका है. अब जम्मू एंड कश्मीर में भी था, वो 7वीं स्टेट थी. लेकिन जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का आया तो उसने उसको ख़त्म किया, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को. तो बचे हमारे पास सिर्फ 6 स्टेट्स वेयर वी हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, वेयर वी हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली नाउ. क्लियर. तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन की है. एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट्स है जहाँ पे 2 हाउसेस है, बाईकैमरल है. वह है आंध्रा, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. J&K के पास भी था, बट 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसने एबोलिश किया किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये बाईकैमरल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चाहे पार्लियामेंट में हो या स्टेट्स के. जो हमारे इंडिया में स्टेट्स है, 6 स्टेट्स जिनके पास बाईकैमरलिज्म है, यानी 2 हाउसेस है, तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए दोस्तों, इनकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है, आप सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो सेकंड हाउस होता है, चाहे राज्यसभा है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इन 6 स्टेट्स में जो मैंने आपको अभी कहा, इनकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है ताकि चेक करे, प्रिवेंट करे जो भी कोई इल या हास्टी बिल प्रेजेंट की जाए कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में. मतलब ये सेकंड चैम्बर या सेकंड हाउस इसलिए रखा जाता है ताकि जो पहला हाउस है, चाहे वो लोकसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, ताकि वो कोई ऐसी बिल ना लाए जिससे जो लोगों के इंटरेस्ट में ना हो या जो डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के खिलाफ हो, जो इल हो. मतलब ये प्रिवेंट करता है, ये एक्ट करता है एज अ चेक, ये एक्ट करता है एज अ बैरियर कि अगर फॉर इंस्टेंस लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल लाती है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल चेक करता है ये क्या ये बिल लोगों के हक में है कि नहीं है. इसी तरह राज्यसभा पार्लियामेंट में चेक करता है जो बिल लाई गई क्या ये लोगों के हक में है. अगर नहीं है तो फिर वो उस बिल को उस हिसाब से डिसअप्रूव करते हैं. फिर उसके लिए वो अलग कंसेप्ट है, वो जॉइंट सिटिंग का, वो हमने पार्लियामेंट में पढ़ा है. क्लियर. तो यूजुअली सेकंड चैम्बर या ये बाईकैमरल या जो ये दूसरा हाउस होता है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में होता है या पार्लियामेंट में होता है, इट ओनली चेक्स एंड प्रिवेंट्स द हास्टी एंड इल पैसेज ऑफ ए बिल. क्लियर. मतलब कोई ऐसी बिल ना आए, कोई ऐसा लॉ ना बने जिससे लोगों को नुकसान हो, जो लोगों के इंटरेस्ट में ना हो, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो. क्लियर. एज अ बैरियर ये यूज़ किया जाता है. बस इसका यही काम है. अब हमने देखा कि पार्लियामेंट में तो हमारे पास है लोकसभा, राज्यसभा, बट इन स्टेट्स वी हैव ओनली द 6 स्टेट्स वेयर वी हैव द बाईकैमरल लेजिस्लेचर. दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे पास विच रिजेम्बल्स टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विच रिजेम्बल्स टू द राज्यसभा. क्लियर. चलिए, यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया है कि 22 स्टेट्स है रेस्ट जिनके पास यूनिकैमरल सिस्टम है. मतलब वहाँ पे सिर्फ एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, गवर्नर है, बस. ठीक.
अब एक चीज़ है, मैंने कहा था आपको, जब मैंने पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने कहा था पार्लियामेंट में एक तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्लस होता है प्रेसिडेंट। यही कहा था ना मैंने। क्यों कहा था? मैंने कहा था प्रेसिडेंट ऑल्दो मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, बट प्रेसिडेंट इज इम्पॉर्टेंट फिगर, इंटेग्रल फिगर, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है किसकी? पार्लियामेंट की। तो क्वेश्चन में अगर कभी कभी आए कि पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा प्लस पार्लियामेंट। इसी तरीके से अब अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, जो स्टेट लेवल पे एक लॉ मेकिंग बॉडी है, एक लेजिस्लेचर है, तो इसमें क्या आता है? अगर दो हाउसेज है, अगर दो हाउसेज है, यानी बाई कैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, फिर आएगा एक तो आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस आएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्लस आएगा गवर्नर। अब 6 ही स्टेट्स के पास है लेजिस्लेटिव काउंसिल, रेस्ट 22 स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर में उन 22 स्टेट्स में क्या आएगा? वहाँ पे आएगा एक तो आएगा स्टेट लेजिस्लेचर, प्लस आएगा गवर्नर, है कि नहीं? अब जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आएगा। क्लियर? तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हम कहते हैं विधान परिषद, जो अपर हाउस होता है, इट रिजेम्बल्स लाइक राज्यसभा। और जो सॉरी ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको हम कहते हैं विधान सभा। विधान परिषद हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को, विधानसभा हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। क्लियर? इसमें इतना ही है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पैरा। ये जब नोट मिलेंगे आपको तो इसको मार्क करके रखना। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये प्रोवाइड किया है कि ये जो क्रिएशन है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो बात हम करते हैं, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली तो होनी ही होनी है, कहाँ पे? स्टेट्स में। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विच रिजेम्बल्स टू द राज्यसभा ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन दिया है कि पार्लियामेंट इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर सकता है उन स्टेट्स में जहाँ पे ये ऑलरेडी है, और क्रिएट कर सकता है, बना सकता है उन स्टेट्स में जहाँ पे ये नहीं है। लेकिन ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, अगर रेस्पेक्ट टू स्टेट, फॉर इंस्टेंस कोई स्टेट जो है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली अगर पास करती है रेजोल्यूशन, रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट को कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दो, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया जा सकता है। और अब अगर उनके पास ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो रेस्पेक्टिव स्टेट पार्लियामेंट को एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आप ख़त्म करो। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट कैन एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे ये ऑलरेडी है, या क्रिएट कर सकता है इसको जहाँ पे ये नहीं एग्जिस्टेंस में है। लेकिन इसके लिए क्या है? कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी उस स्टेट की, उसको एक पास रेजोल्यूशन करना है, और वो रेजोल्यूशन पास करना है स्पेशल मेजॉरिटी से। क्लियर? चलिए, अब है कंपोजिशन क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, मतलब मेंबर्स क्या है, इसमें कितने आएंगे। जिस तरह हमने पार्लियामेंट में देखा था कितने मेंबर्स होते हैं, इसी तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स कितने होते हैं। ठीक, तो ये देखना है। देखिए मैक्सिमम जो मार्क रखा गया है, जिस तरह हमने लोकसभा में देखा था मैक्सिमम क्या रखा था मैंने वहाँ पे क्या बोला था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की और राज्यसभा की? कमेंट सेक्शन में उसका जवाब लिखो। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहाँ पे भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो रखी गई है दैट इज फिक्स्ड 500 इज फिक्स्ड एज ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिमम रखी गई है 60। क्लियर? यानी 60 से 500 के बीच जो मेंबर्स होने चाहिए किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होने चाहिए। क्लियर? जो फिर हमारे जिनके लिए फिर प्रॉपरली एक इलेक्शंस होते हैं। ठीक, और उन इलेक्शंस के बेस पे आपकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। ठीक, और फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप एमएलए चुनते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हो, और फिर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। फिर इन्हीं में से अगर जो भी पार्टी ज़्यादा मेजॉरिटी ज़्यादा सीटें जीतती है फिर उनका चीफ मिनिस्टर बन जाता है। क्लियर? या फिर कोalition गवर्नमेंट में भी चीफ मिनिस्टर बनता है। तो हमने देखा पार्लियामेंट में भी, हमने देखा जो पार्लियामेंट यानी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जो हमारे वहाँ पे होता है, एक तो होता है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। क्लियर?
लेकिन लोकसभा के लिए हमने क्या देखा, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हम एमपी चुनते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो फिर हमें पार्लियामेंट में जाके रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वही उन्हीं में से यूनियन मिनिस्टर्स बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं में से फिर वही चूज़ करते हैं जिस पार्टी को ज़्यादा एमपीज़ मिले होंगे। क्लियर। लेकिन जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास है स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखी गई है मेंबर्स की स्टेट लेजिस्लेचर में, दैट इज़ 500, और मिनिमम रखी गई है 60, यानी 60 से 500 के बीच में मेंबर जो होंगे, ये मेंबर्स चुने जाते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज से, जिनको हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज। और ये मेंबर जो चुने जाते हैं इनको हम कहते हैं एमएलएज, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, के हमने अपने एरिया से इस बंदे को एमएलए चुना है। फिर यही एमएलए हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, फिर इन्हीं में से स्टेट मिनिस्टर्स बनते हैं और फिर चीफ मिनिस्टर। क्लियर। ये हमने देखा कि एक जनरल जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जनरली इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी गई है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए और 60 के नीचे नहीं होने चाहिए, मिनिमम 60 मैक्सिमम 500। ये हमने जनरल देखा। लेकिन उसके बाद कुछ स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे मिनिमम स्ट्रेंथ डिफरेंट रखी गई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा में 30 रखी गई है, मिजोरम नागालैंड में 40 और 46 रेस्पेक्टिवली। तो रेस्ट वही है 500 और 60 मिनिमम, 500 मैक्सिमम। उसके बाद है नॉमिनेटेड। हमने देखा कि गवर्नर जो है, हमने देखा कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मेंबर्स पार्लियामेंट में भी, है कि नहीं। हमने देखा कि राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट, नहीं, हमने देखा था कि लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन कमेटी के मेंबर्स आते हैं, है कि नहीं। लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन कमेटी के मेंबर्स आते हैं। लेकिन हमने देखा कि अब 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उन एंग्लो इंडियन कमेटी के जो मेंबर्स आते थे लोकसभा में, 2 मेंबर्स, वो तो एबोलिश किया गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी गवर्नर नॉमिनेट करता था एक मेंबर एंग्लो इंडियन कमेटी से, ठीक। लेकिन ये प्रोविजन तो ख़त्म हुआ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन कमेटी से जो मेंबर्स नॉमिनेट होके आते थे वो 104 अमेंडमेंट से ख़त्म हुए, एबोलिश किए गए, जो 2019 का था, ठीक। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। मैंने जब पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का कंसेप्ट कहा था। मैंने कहा था जो हम एमपी चुनते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुनते हैं पार्लियामेंट यानी लोकसभा में जाने के लिए, तो मैंने कहा था ये एमपीज अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की से चुन के आते हैं। क्लियर। वहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, यहाँ से एक एमपी चुन के आएगा, यहाँ से दूसरा आएगा, इसी तरीके से डिफरेंट एमपीज आते हैं। जो नंबर है एमपीज का लोकसभा की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, वो एमपी चुन के आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज से, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनको लोग वोट डालते हैं, ठीक। जिनकी वोटिंग एज होगी दैट इज़ 18, और जो एमपी जो मेंबर जो इलेक्शन कंटेस्ट वहाँ पे करता है, लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करता है, अगर वो जीत के आता है तो वो एमपी बन जाता है और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसीज, इनको हम कहते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक। इसी तरीके से जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, यहाँ पे भी ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूंसीज ड्रा की जाती है, जिनको हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक। और यहाँ से हम क्या चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है, वोटिंग होती है। 18 जो है, 18 जिसकी वोटिंग एज है, ये अपने एरिया से एमएलए को चुनता है। तो उनको हम कहते हैं स्टेट इलेक्शंस, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हम एमएलए चुनते हैं। और जो वो वाले इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन, उनको हम कहते हैं लोकसभा इलेक्शंस, यानी हम वहाँ पे एमपी चुनते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सेम यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। वोट हम यहाँ पे भी डालते हैं, वहाँ पे भी डालते हैं। यहाँ पे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे हम एमएलए चुनते हैं, और वहाँ पे हम एमपीज़ को चुनते हैं। वहाँ पे फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है, और यहाँ पे फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में चीफ मिनिस्टर बनता है। प्रोसेस यही है। इसलिए दोस्तों मैंने ये चैप्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चैप्टर पार्लियामेंट के बाद इसलिए पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। क्लियर। उसके बाद है जो मैंने कहा कि 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक। तो उस काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, देखिए। असेंबली की कंपोजिशन हमने पढ़ी, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60, और मिनिमम बाकी स्टेट्स में कहीं पे 30 रखा गया है, कहीं पे कुछ और,
ठीक। लेकिन असेंबली में जनरली मिनिमम क्या कंपोजिशन है 60 और मैक्सिमम 500 मेंबर्स। क्लियर। अब कंपोजिशन क्या है काउंसिल की, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है विच रिजेम्बल्स टू द राज्यसभा ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पे है कि ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इसके जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डायरेक्टली चुने जाते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ मैंने मिनिमम बोली 60, मैक्सिमम बोली मैंने 500। उसके लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का कंसेप्ट मैंने समझाया था पार्लियामेंट में, और यहाँ पे भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का कंसेप्ट है कि हम अपने एरिया से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलएज को चुनते हैं। क्लियर। वोट डालते हैं, 18 जो भी है, हम पोलिंग बूथ में जाके वोट डालते हैं और फिर अपने एमएलएज को चुनते हैं। हम अपने इलाके से एक एमएलए को चुनते हैं, दूसरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरा एमएलए आता है, फिर यही गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर। और ये जो काउंसिल है दूसरा, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल, ठीक, ये राज्यसभा की तरह होता है, क्योंकि राज्यसभा भी हम देखते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। क्लियर। राज्यसभा के मेंबर्स इसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो 6 स्टेट्स में दूसरा चैम्बर है, दूसरा हाउस है, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और ये भी यहाँ पे भी जो स्ट्रेंथ है काउंसिल की, वो यहाँ पे स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव काउंसिल की फिक्स की गई है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। यानी जो टोटल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसका उसका जो 1/3 बनेगा, उतने ही मेंबर्स इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने चाहिए। क्लियर। इसमें ज़्यादा उतना नहीं है। और मिनिमम यहाँ पे जो काउंसिल में फिक्स किया गया है 40। ठीक। चलिए, अब ड्यूरेशन क्या है असेंबली की, ये जो हम जिसके लिए हम एमएलए चुनते हैं, हम डायरेक्टली वोट डालते हैं। जैसे लोकसभा में 5 ईयर्स है, तो यहाँ पे भी 5 ईयर्स है। काउंसिल की ड्यूरेशन क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिस तरह राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, इसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये भी एक परमानेंट बॉडी है। मगर, और ये परमानेंट बॉडी है और ये सब्जेक्ट टू नॉन, ये डिसॉल्व नहीं होती है। बट इसके 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं एवरी सेकंड ईयर। ठीक। तो यूजुअली जो मेंबर होता है उसको जो टेन्योर मिलती है वो 6 ईयर्स मिलती है। फिर से रिपीट हम करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ते हैं। मैंने कहा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक तो स्टेट लेजिस्लेचर होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये 6 स्टेट्स में है। उन 6 स्टेट्स के नाम मैंने बताए और वो ऑलरेडी इन नोट्स में मेंशन है। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इट रिजेम्बल्स टू द राज्यसभा। यहाँ पे डायरेक्शन जो इसमें मेंबर्स आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, जैसे राज्यसभा में भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और इनकी टेन्योर क्या आती है, इनकी टेन्योर ये आती है, मतलब क्या ये डिसॉल्व होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल? ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये एक परमानेंट बॉडी होती है जिस तरह राज्यसभा होता है। अब यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे कहा था ये जो काउंसिल है इसके 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं एवरी सेकंड ईयर। ठीक। मैंने कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके मेंबर जो है 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं एवरी सेकंड ईयर। और ये परमानेंट हाउस है, ये सब्जेक्ट, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता ये हाउस। और यूजुअली इसके मेंबर्स 6 साल के लिए ऑफिस को एंजॉय करते हैं, 6 ईयर्स के टेन्योर के टाइम तक। क्लियर। ये मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कही। यहाँ पे ना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का कंसेप्ट है, यहाँ पे ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेम्बल्स टू द राज्यसभा, जिस तरह राज्यसभा में चीज़ें होती है, वो परमानेंट हाउस है, 1/3 ऑफ मेंबर्स वहाँ पे रिटायर होते हैं एवरी सेकंड ईयर, फिर 6 साल उनकी टेन्योर आती है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस है। क्लियर। ये होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये 6 स्टेट्स में है ओनली। क्लियर। उसके बाद है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, जिस तरह लोकसभा होता है इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलएज। ठीक। यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर। और इनके लिए हम वोट डालते हैं जब लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने एमएलए को चुनते हैं। और इसके लिए हम डायरेक्टली पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वहाँ पे हम वोट कास्ट करते हैं और एमएलएज को चुनते हैं। क्लियर। फिर यही गवर्नमेंट बनाते हैं। और इनकी टर्म क्या होती है, वो होती है 5 साल। और 5 साल के बाद फिर नए इलेक्शंस होते हैं। क्लियर। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है दोस्तों,
इसके मेंबर्स को कहते हैं हम MLC, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, 6 साल तक की एंजॉय करते हैं ऑफिस। क्यों करते हैं? क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, ये सब्जेक्ट टू नॉन डिसोल्यूशन है, ये डिसॉल्व नहीं होता। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर होते हैं एवरी सेकंड ईयर। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। देखिए, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल जो फिक्स की गई है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए काउंसिल की? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, और मिनिमम होनी चाहिए 40। क्लियर? और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने होनी चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली में होने चाहिए मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। क्लियर? चलिए, और ड्यूरेशन क्या है असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिनको हम MLAs कहते हैं, जिनको हम डायरेक्टली वोट डालते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से MLAs को चुनते हैं, फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो इसकी टर्म है 5 ईयर्स, फिर नए इलेक्शंस होते हैं, ये जैसे लोकसभा में होता है। और काउंसिल की क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिस तरह राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है, 6 ईयर्स ऑफिस एंजॉय करते हैं, और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर होते हैं एवरी सेकंड ईयर। क्लियर? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन वही है जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो अगर काउंसिल के लिए कोई है तो वो 30 ईयर्स होना चाहिए, अगर असेंबली के लिए है तो वो 25 ईयर्स होना चाहिए। ओथ जो है इन मेंबर्स की, वो कौन उठाता है? यानी गवर्नर जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन एडमिनिस्टर करता है MLAs की। क्लियर? अब वैकेटिंग सीट क्या है, कि वैकेट कैसे हो सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट? देखिए, वैकेट हो सकती है अगर डबल मेंबरशिप है किसी के पास, मगर यानी अगर कोई मेंबर चुना गया स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउसेस के लिए, ठीक है ना? दैट इज, a person cannot be a member of both the houses of the state legislature at one time at the same if a person is elected to both the houses। देखिए, हमने कहा कि एक पर्सन जो है ये बोथ द हाउसेज जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब अगर कोई मेंबर दोनों हाउसेज के लिए चुना गया एज ए मेंबर, क्लियर, तो उसको वो दोनों हाउसेज के लिए, दोनों हाउसेज में अपनी मेंबरशिप को एंजॉय नहीं कर सकता, उसको एक हाउस में अपनी सीट को वैकेट करना ही करना पड़ेगा। क्लियर? वो उसको वैकेंट करनी पड़ेगी और खाली करनी पड़ेगी एक हाउस में एक सीट, ताकि वो दूसरे हाउस में वो जो वो चुना गया फिर वो दूसरे हाउस में अपनी सीट को एंजॉय करे। ठीक? अब कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, ऐसे भी क्या है, ऐसे भी वैकेंट रह सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बहुत सारे रीजन है। एक रीज़न है एंटी डिफेक्शन लॉ, जब मैंने आपको पढ़ाया था वो भी एक रीज़न है। 10th शेड्यूल, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर, वो भी याद करो, वो मैंने आपको पढ़ाया था। कोई रिज़ाइन करेगा ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई रिज़ाइन करेगा, अगर कोई फॉर इंस्टेंस लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई MLA है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई MLA है, ये रिजग्नेशन देना चाहता है, तो ये किसको रिज़ाइन करेगा? ये करेगा स्पीकर को। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई है, अगर वो रिज़ाइन करेगा तो वो किसको रिजग्नेशन देगा? यानी MLC अगर कोई, देखिए, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई मेंबर है जिसको हम कहते हैं MLA, अगर ये रिज़ाइन करना चाहेगा तो इसको रिजग्नेशन देना है स्पीकर को। इसी तरीके से दूसरा हाउस हमने देखा, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके मेंबर को हम बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो ये 6 स्टेट्स में ये अभी तक है। अगर ये MLC रिजाइन करना चाहेगा तो इसको रिजाइन देना पड़ेगा चेयरमैन जो होता है किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। क्योंकि जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पढ़ाए थे। जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होता है, इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो यहाँ पे MLA जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है तो वो अपनी रिजग्नेशन देगा किसको? स्पीकर को। इसी तरीके से अगर राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है चेयरमैन। इसी तरीके से यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ का चेयरमैन भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन। तो MLC जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो अगर रिजग्नेशन देगा तो वो रिजग्नेशन अपनी देगा किसको? वो देगा चेयरमैन को, यानी अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। दूसरा कि वैकेट कैसे होगा ऑफिस, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर एब्सेंस है, अगर कोई मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर का एब्सेंट है, क्लियर,
फॉर 60 days विदाउट गेटिंग द परमिशन, तो ऐसी इसकी सीट खाली हो सकती है, ठीक है ना, तो इसकी सीट वैकेट हो सकती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वही है, देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। क्लियर, जिस तरह हमने लोकसभा में पढ़ा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूरी याद रखना कि स्पीकर के पास, देखिए यहाँ पे है कि द स्पीकर जो है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। क्लियर, और इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम क्या होता है कि डेकोरम मेंटेन करना, कहाँ पे, डेकोरम मेंटेन करना अपने हाउस में, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में। क्लियर, जिस तरह लोकसभा में स्पीकर डेकोरम मेंटेन करता है, ठीक। और ये स्पीकर जो चुना जाता है, ये चुना जाता है इन्हीं लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब इन्हीं मेंबर्स में। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर्स। क्लियर, यूजुअली जो स्पीकर होता है ये तब तक अपना ऑफिस एंजॉय करता है जब तक असेंबली लाइव, जब तक असेंबली हम कहेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जब तक लाइफ में रहती है, या जितनी लाइफ असेंबली की है, यानी यूजुअली हम देखते हैं 5 years का टाइम होता है, तो तब तक ये स्पीकर भी अपने ऑफिस को एंजॉय करता है और ये चुना जाता है इन्हीं लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसी तरीके से लोकसभा का स्पीकर भी उन्हीं में से चुना जाता है और वो तब तक ऑफिस को एंजॉय करता है जब तक लोकसभा की लाइफ है। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर भी इन्हीं में से चुना जाता है और ये एंजॉय करता है ऑफिस अंटिल द लाइफ ऑफ द असेंबली। क्लियर, बट ये अपने ऑफिस को वैकेट भी कर सकता है पहले ही, मतलब अगर 5 साल तक ये ऑफिस एंजॉय कर सकता है, या तब तक जब तक लाइफ है लोकसभा की, या जब तक लाइफ है असेंबली की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक। ये इससे पहले भी अपना ऑफिस वैकेट कर सकता है 3 केसेस में। फॉर इंस्टेंस एक ये केस है कि अगर ये असेंबली का मेंबर नहीं है, क्योंकि मतलब ये असेंबली का मेंबर होना ही होना चाहिए, तब ये बनेगा क्या, तब ये बन सकता है स्पीकर। इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ असेंबली, अगर ये रिज़ाइन करेगा, ठीक, डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन करेगा कि मैं इस स्पीकर के पोस्ट को अब छोड़ना चाहता हूँ, अगर ये रिमूव किया गया बाय रेजोल्यूशन पासड बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, या असेंबली ने चाहा हम इसको रिमूव करेंगे, अब ये काबिल नहीं है इस पोस्ट के लिए, या इसने ब्रीच ऑफ पावर किया, या इसने कुछ और किया कि इस स्पीकर के पोस्ट के लिए ये अब काबिल नहीं रहा, तो असेंबली कहेंगे, असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये वो कहेगी हम इसको रिमूव करेंगे, हम किसी नए बंदे को बनाएंगे। तो इस केस में भी स्पीकर के ऑफिस जो है वो वैकेट कर सकता है अपने ऑफिस को 3 केसेस में। एक, इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ असेंबली, अगर वो रिज़ाइन करेगा द ऑफिस ऑफ द स्पीकर टू द डिप्टी स्पीकर, अपने ऑफिस के लिए रिज़ाइन करेगा और रिजग्नेशन देगा किसको, डिप्टी स्पीकर को, या उसको रिमूव किया जाएगा बाय रिजोल्यूशन, ठीक। और कौन करेगा, यही असेंबली करेगी। क्लियर, तो इन केस में एक स्पीकर को अपने ऑफिस को वैकेट करना है। अब स्पीकर के पास क्या पावर्स है, देखिए ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम, जो मैंने आपको अभी कहा एक हाउस का, और ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर of the provisions of the Constitution of India, the rules of the procedure and conduct of business and assembly, the legislative president, जो भी इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की या हाउस के रूल्स है, ये इसका फाइनल इंटरप्रेटर है इस हाउस में, और ये एडजॉर्न करता है असेंबली को, सस्पेंड करता है मीटिंग वगैरह, कोरम शोरम, जो भी हमने पार्लियामेंट में पढ़ा वही है यहाँ पे भी, ठीक। एडजोर्नमेंट सेंड डाई, जो मैंने आपको पार्लियामेंट में पढ़ा है वो स्पीकर करता है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी स्पीकर ही करता है, लेकिन ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे होता है कंसर्नड स्टेट। क्लियर, बाकी पावर्स वही है जो पावर स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट को है, सेम पावर से स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। क्लियर, इसलिए आप वो याद रखो, फिर वहाँ पे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का के स्पीकर के बारे में कोई क्वेश्चन आया तो आप सिर्फ उसको याद रखो, तो दोनों याद रहेंगे। इसलिए डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो पावर्स वहाँ है स्पीकर को लोकसभा में, वही पावर्स यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है और वहाँ पे लोकसभा का स्पीकर है। क्लियर, ये सीक्रेट मीटिंग अलाउ करना, मतलब सीक्रेट मीटिंग को मैनेज करना, या मनी बिल डिसाइड करना, वो कौन करता है मनी बिल के रिलेटेड डिसाइड करना, ये मनी बिल है या नहीं है, यही स्पीकर ही करता है। या डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड,
ठीक है ना, कि 10th शेड्यूल जब मैंने आपको पढ़ाया था, 10th शेड्यूल में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक, लोकसभा के मेंबर को कर सकते हैं। तो उस टाइम वो कौन डिसाइड करेगा? वो भी स्पीकर ही करेगा। इसलिए जो पावर्स हमने वहाँ पढ़े स्पीकर के, वही यहाँ पे भी है। फिर डिप्टी स्पीकर जो है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है वो टेक प्लेस करता है उन चार्जेस को, ठीक। डिप्टी स्पीकर परफॉर्म अपनी ड्यूटीज़ करता है जब स्पीकर का ऑफिस वैकेंट हो, ठीक। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इसी तरीके से चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस तरह राज्यसभा का चेयरमैन हमने देखा था, सेम पावर्स यहाँ पे भी है। ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। क्लियर? बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कुछ पावर स्पीकर के पास ज़्यादा है एज कंपेयर टू द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, स्पीकर के पास ये पावर है कि स्पीकर डिसाइड कर सकता है कि जो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में आई, क्या ये मनी बिल है या नहीं है। ये सिर्फ स्पीकर डिसाइड कर सकता है, ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड नहीं कर सकता। देयर इज अ वन स्पेशल पावर विच इज नॉट एंजॉयड बाय द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा हम कहेंगे, वो ये है कि स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन इज फाइनल ऑन दिस क्वेश्चन। यानी जो बिल पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आती है, अगर कोई बिल टैक्सेशन के रिलेटेड है, रिमिटेंस के रिलेटेड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मनी मैटर्स के रिलेटेड है, क्या ये बिल मनी बिल है या नहीं है, वो सिर्फ स्पीकर डिसाइड कर सकता है, चेयरमैन डिसाइड नहीं कर सकता। क्लियर? फिर है डिप्टी चेयरमैन, इन द एब्सेंस डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, इन द एब्सेंस ऑफ हम कहेंगे in the absence of the chairman of the council, the डिप्टी चेयरमैन exercises his powers। ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की। अब एक डिफरेंस आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बट यहाँ ये केस नहीं है। जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, जब हम स्टेट्स में आते हैं, जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, अब जहाँ पे जिन 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, उन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भी चेयरमैन होता है, लेकिन वो रिजेंबल करता है विद द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेकिन यहाँ का जो चेयरमैन होता है ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, ना ही वाइस गवर्नर होता है। क्लियर? ये बात याद रखना, ये डिफरेंस भी याद रखना। यहाँ का जो चेयरमैन है, एक मिनट, यहाँ का जो चेयरमैन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन है, यानी हम क्या देखते हैं, हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, यहाँ होती है लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। अब 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेबल करता है राज्यसभा के साथ, और राज्यसभा में हम देखते हैं चेयरमैन, और राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, दैट इज चेयरमैन, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, ना ही ये वाइस गवर्नर होता है, बल्कि ये चेयरमैन चुना जाता है इन्हीं मेंबर्स में से। द चेयरमैन इज इलेक्टेड, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, द चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। ये जो इस काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से ये चेयरमैन चुना जाता है। लेकिन वहाँ पे हम राज्यसभा में क्या देखते हैं, जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं? ही इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिसो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस ही इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी जब वो वाइस प्रेसिडेंट है तब वो चेयरमैन है राज्यसभा का, उसी को हम बोलते हैं बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। एक्स ऑफिसो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी जब वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है तभी वो चेयरमैन है राज्यसभा का। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता तो वो चेयरमैन नहीं होता राज्यसभा का। इसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में हम क्या देखते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, ना ही वाइस गवर्नर होता है, बल्कि यहाँ का चेयरमैन इन्हीं में से चुना जाता है जो इस काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। क्लियर?
अब यहाँ पे कुछ MCQs है, तो ये कर लेते हैं फटाफट। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखिए, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या है अगर हमें मेंबर बनना है? 30 ईयर्स। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या होगी? 30 ईयर्स। तो डी है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन टेक द डिसीजन टू कैंसल द असेंबली मेंबर ऑफ एनी पर्सन अंडर 10th शेड्यूल? मैंने कहा 10th शेड्यूल के तहत अगर डिसाइड करना होगा डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो कौन करता है? दैट इज असेंबली का जो स्पीकर होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सबमिट्स हिज रिजिग्नेशन टू? लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होता है अगर इसको रिजाइन करना होगा तो ये किसको सबमिट करेगा? ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करेगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? चेयरमैन। तो आंसर है ए। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सरेंडर्स हिज रिजिग्नेशन। अब स्पीकर जो है अब अगर इसको रिजाइन करना होगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का है, ये किसको रिजाइन करेगा, किसको रिजिग्नेशन देगा? ऑब्वियसली डिप्टी स्पीकर को। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स? क्या होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में? मिनिमम मैंने कहा था 60, मैक्सिमम क्या है? 500। तो आंसर है बी इसका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, टेक केयर।